नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, आज की अपनी इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे क्लास 7th की भूगोल की एनसीईआरटी का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी इस कक्षा 7 की एनसीईआरटी का। इसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इसका पहला चैप्टर भी है पर्यावरण। तो आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण के बारे में अपने इस चैप्टर में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय की। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि धन आवरण, ये हो जाता है पर्यावरण। परिआवरण, यहाँ पे देखिए यण संधि होती है, जो ई है ई का या हो जाएगा, उसी से बना है पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। तो पर्यावरण क्या होगा? वो सारी चीजें जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तुएं, कोई भी चीज जो चारों ओर से घेरे हुए हैं व्यक्ति को, किसी भी जीवित प्राणी को, वो उसका पर्यावरण कहलाएंगे। तो जो पर्यावरण है ये प्राकृतिक और मानव निर्मित, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो भी हमारा पर्यावरण है। और जो मानव द्वारा बनाई गई चीजें हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, वो भी हमारा पर्यावरण बनाती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्लस मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है हमारा पर्यावरण। और इस जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है, पृथ्वी पे जो प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है, इसमें दो परिस्थितियां शामिल हैं, जो जिसमें जीवीय और अजीवीय घटक आते हैं। जीवीय और अजीवीय। जीवीय मतलब जिनमें जीवन है, अजीवीय मतलब निर्जीव, अजीवीय घटक। तो जीवीय में सारी सजीव प्राणी, पादप और जंतु है ना, जिनमें जीवन है। फिर वो पादप भी हो सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, और जीव जंतु भी हो सकते हैं। अजीवी मतलब जो निर्जीव पदार्थ हैं, निर्जीव चीजें, जैसे पृथ्वी, ये सारी चीजें जो निर्जीव है वो अजीवी घटक में आएंगे। अब हम बात करें अगर पर्यावरण के घटकों की, कि पर्यावरण किन किन चीजों से मिलके बना है, तो इसको हम लोग पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के जो घटक हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक और मानव स्वयं में भी पर्यावरण का घटक है, और जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो भी पर्यावरण का घटक हैं, वो भी पर्यावरण बनाते हैं। और जो प्राकृतिक चीजें हैं वो भी पर्यावरण के घटक है, पर्यावरण बनाती है। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा हमारा? प्राकृतिक में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो ये प्राकृतिक घटक में आ जाएंगे। अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित में जितनी भी चीजें मनुष्य ने बनाई है वो उसके मानव निर्मित घटक में आएगा। कौन कौन
इमारतें, जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, वो सारी ही चीजें, सड़कें, स्मारक, उद्योग धंधे, ये सारी ही चीजें किसमें आ जाएंगे? मानव निर्मित में। अब हम बात करें मानव, मानव स्वयं में एक घटक है। तो मानव में क्या क्या चीजें आएंगी? एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति भी पर्यावरण का घटक है, और मानव ही परिवार का सदस्य होता है, तो उसका परिवार, ठीक है, उसका परिवार, समाज, फिर उसके बाद आता है समुदाय, समाज यानी कि, तो समुदाय भी क्या है? पर्यावरण का घटक है। और मनुष्य धार्मिक प्राणी है, किसी न किसी धर्म को मानता है, तो धर्म भी क्या है? पर्यावरण का घटक है। शिक्षा प्राप्त करता है, तो शैक्षिक स्थिति भी जो होगी उसकी, वो भी पर्यावरण का घटक है। आय प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करता है, तो जो आर्थिक गतिविधियां होंगी वो भी पर्यावरण घटक में आ जाएंगी। और वो राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेता है, तो राजनीतिक स्थिति भी क्या होगी? पर्यावरण की घटक हो जाएगी। तो राजनीतिक स्थिति पर्यावरण घटक में आ जाएगी। तो ये सारी ही चीजें पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। जो पर्यावरण है, पर्यावरण ये इसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की, ये इन्वायरमेंट जो है इस फ्रेंच भाषा के एनवायरनेर, या एनवायरनेर से हुई है इसकी उत्पत्ति। और इसका अर्थ होता है पड़ोस, पड़ोस, पड़ोस। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जो जितने भी हमारे आसपास की चीजें हैं, हमारे पड़ोस में जितना हमारा पड़ोस है, हमारा आसपास जो भी है, वो क्या है? हमारा पर्यावरण है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के पहले घटक, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण में हमने देखा था कि स्थलमंडल है, जलमंडल है, और वायुमंडल है, और जैवमंडल है। तो जो इन तीनों का कॉमन एरिया है वो जैवमंडल है। ये स्थलमंडल, ये जलमंडल, और ये वायुमंडल। स्थल मंडल में हमने देखा जहाँ पे मनुष्य रहता है, स्थलीय भाग, जो ठोस परपटी है हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है, जिसपे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सारी स्थलाकृतियाँ जिसपे देखने को मिलती हैं वो स्थल मंडल ही है। और इस पे हमने महाद्वीप पढ़े थे, महाद्वीप। तो सारे ही जो महाद्वीप हैं वो स्थलीय भाग हैं, और स्थल मंडल में ही मनुष्य आवास बना के रहता है, जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है, कृषि करने के लिए जमीन जो है वो स्थल में ही प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें स्थल मंडल में है। स्थल मंडल में बात करें हम जल मंडल की, तो जल हमें बहुत सारी चीज, बहुत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है,
जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारे जल के अथाह भंडार हैं। ये सभी मिलके जो है जलमंडल बनाते हैं। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों में जो लवण युक्त जल है, जो पीने योग्य नहीं है, जो हमने देखा था सारे जल का 97% भाग वो सिर्फ समुद्रों में है, 97.2, और बाकी पीने के लिए जो उपलब्ध जल है 0.03% ही था। बाकी जो 2.22% है वो जमीन, 2.77% वो जमीन में है, भूमिगत जल है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, हिम नदियों के रूप में जमा हुआ है। तो ये जलमंडल में हमने 6th क्लास की अपनी एनसीईआरटी में देखा था। अब हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल ये हमारे जो स्थल धरातल से, पृथ्वी की धरातल से 1600 मीटर का जो एरिया है वो वायुमंडल में आता है, वायुमंडल। और इस वायुमंडल है, ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वायुमंडल की जो परत है पृथ्वी पर रुकी हुई है, थमी हुई है। और ये वायुमंडल जो है सूर्य की जो तेज किरणें होती हैं उससे हमें बचाता है, रक्षा करता है। और इसमें कई प्रकार की गैसें, जिसमें हमारी जीवनदायी गैस ऑक्सीजन भी है, वो वायुमंडल का ही घटक है। और इसमें वायुमंडल में ही जो परिवर्तन होता है तो हमारी जलवायु बदल जाती है, जलवायु परिवर्तन होता है वायुमंडल में परिवर्तन होने से। बात करें हम जैवमंडल की, जैवमंडल, तो जैवमंडल बायोस्फीयर, बायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन। तो जहाँ पे जीवन है तो जीवन, वायु, जीवन के लिए जरूरी क्या है? सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, पीने के लिए जल जरूरी है, रहने के लिए भूमि जरूरी है। तो ये सारी ही चीजें जिस जगह पे मिलती हैं और वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो, जीवन संभव हो, तो वो जैवमंडल कहलाता है। यहीं पे सारे वन, जीव जंतु, पादप, वनस्पतियां, ये सारे यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वो क्या है? जैवमंडल है, जैवमंडल। यहीं पे आपकी एनसीईआरटी में पारितंत्र को समझाया गया है, पारितंत्र, उसको भी देख लेते हैं। पारितंत्र क्या होता है? जिसमें पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी, सभी प्राणी आपस में एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं और एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, यानी कि वो ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र। और विश्व पर्यावरण दिवस जानते हैं आप सभी लोग, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 5 जून 1972 को, 1972 में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के लिए, तभी से ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थी प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानवीय पर्यावरण की। मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण यानी कि जो मनुष्य ने बनाया है, जहाँ पे मनुष्य रहता है, तो मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और वो
प्राकृतिक चीजों में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, उनको बदलता है। पहले जो मानव था वो क्या था, प्रकृति का दास वाली, जो प्रकृति स्वामी की भूमिका में थी, मनुष्य उस समय दास की भूमिका में था, पहले की स्थिति थी। तो मनुष्य खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता था, जैसे ठंडी आई तो दुबक के घर में बैठ गए, मौसम के अनुसार, मतलब प्रकृति के अनुसार कार्य करता था। लेकिन फिर स्थिति वो आई कि मनुष्य स्वामी की भूमिका में आ गया, मालिक की भूमिका में आ गया और उसने प्रकृति को दास बना लिया, यानी कि वो अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है ना। गर्मी का मौसम है, एसी चला लिया, ठंडी का आनंद ले रहे हैं, और जो एसी से निकलने वाली गैसें हैं वो पर्यावरण को हानि पहुंचा रही हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने जब मनुष्य ने प्रकृति को कंट्रोल करना शुरू किया तो ये चीजें प्रकृति में असंतुलन आ गया। इसके कारण ये असंतुलन की स्थिति पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, और असंतुलन होगा तो फिर प्रकृति पर ही मनुष्य का जीवन निर्भर है, और प्रकृति का अस्तित्व है तब तक ही जीवों का अस्तित्व है। प्रकृति के साथ ही जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए अब एक कॉन्सेप्ट आया है जो प्रकृति और मनुष्य मित्र की भूमिका में जहाँ पे आए, यानी कि दोनों का ही संरक्षण हो, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचे। तो इको फ्रेंडली सिस्टम, इको फ्रेंडली व्यवस्था को अपनाने की बात की जा रही है। मनुष्य ने धीरे धीरे सारी चीजें विकसित की हैं, विकास किया है, और विकास की दौड़ में बहुत इतना आगे निकल गया है कि प्रकृति का भी ध्यान नहीं रखा उसने, इसीलिए स्थितियां थोड़ी क्रिटिकल हो गई हैं, खराब हो गई हैं। तो आवश्यकता है प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की और प्रकृति के साथ उसी के जैसा व्यवहार करने की। जैसे प्रकृति हमारी ऐसी है जो हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार, मौसम की जो ज़रूरतें होती हैं उसके अनुसार वो सब्जियां वनस्पतियां हमें देती है। जैसे कि हमने देखा तरबूज वगैरह गर्मी के मौसम में आता है और रसीला होता है, तो हमारे लिए उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हम उसको खाते हैं। तो प्रकृति में जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि वो उसी हिसाब से पैदा हो रही है जिसकी जब मनुष्य को उसकी ज़रूरत है। लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो गई, तो लोग बिना मौसम की सब्जियां भी, जिस मौसम में जो नहीं आ रहा है, जो फल नहीं आ रहा है जिस मौसम में, तो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल सब्जियां खा रहे हैं, तो उससे भी स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति हमें जो चीज़ें दे रही है वो बिल्कुल मनुष्य के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है। लेकिन अब टेक्निक ने इतना विकास कर लिया, तकनीकी विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण ये सारी ही चीज़ें, वैज्ञानिक प्रगति हुई है, तो इतनी सारी विधियां खोज ली हैं, तरीके खोज लिए गए हैं जिनसे प्रकृति का अपने हिसाब से उपयोग, अपनी प्राकृतिक चीज़ों को अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्लास 7th के भूगोल के NCERT का चैप्टर 1 पर्यावरण। आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।